बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत के अंतर्गत लीज वित्तीयन, सार्वजनिक जमा और वाणिज्यिक पत्रों पर चर्चा करूंगा। ये तीनों ही व्यावसायिक वित्त के प्रमुख स्रोत हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं लीज वित्तीयन। देखिए पहले तो ये समझते हैं लीज वित्तीयन क्या होता है। देखिए इसके अंतर्गत एक व्यापारी जब वस्तु को उपयोग में तो लेना चाहता है पर वह उसे खरीदना नहीं चाहता, और दूसरा व्यापारी जिसके पास वस्तु है और वह उसे क्या कर सकता है, किराए पर दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ समझते हैं उदाहरण से, ए जो व्यापारी है इसके पास एक कंप्यूटर है और यह इसके पास क्या है, उपयोग में अभी नहीं आ रहा है, और बी को कंप्यूटर की आवश्यकता है। इस बी व्यापारी को क्या है, कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो यह क्या करेगा, इस कंप्यूटर को, जिसका स्वामी कौन है, ए है, तो इससे उपयोग में लेने के लिए संपर्क करेगा ए से, और ए क्या करेगा, इस कंप्यूटर को बी को उपयोग में लेने के लिए दे देगा। उपयोग कौन करेगा, अब यहाँ पर इसका उपयोग में लेगा कौन, बी। अब उपयोग में लेने के बदले में यह इसे क्या देगा, निश्चित किराया देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीज बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लीज बोलते हैं। और जब इन दोनों के बीच में इस वस्तु को लीज पर देने का जो एग्रीमेंट होगा उसे हम बोलेंगे लीज कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, लीज कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वस्तु बी उपयोग में लेगा, वस्तु किसकी है, ए की है। ए निश्चित लीज लेगा, किराया लेगा, उसके बदले में अपनी वस्तु काम में लेने के लिए किसको दे देगा, बी को दे देगा, निश्चित अवधि के लिए। और इसका उल्लेख किस में होगा, इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में उल्लेख होगा। क्या तो किराया होगा, कब तक के लिए वह उपयोग में लेगा। और इसका जो स्वामी होता है इसे हम बोलते हैं पट्टाकार, और जो उपयोग में लेगा इसे हम बोलेंगे पट्टाधारी। तो कई व्यापारी इस प्रकार से अपनी आवश्यकता के लिए उपयोगी वस्तुओं को खरीदने की बजाय उसे लीज पर भी ले लेते हैं, और यही होता है लीज वित्तीयन। आइए इसे और समझ लेते हैं। लीज वित्तीयन, लीज एक अनुबंध होता है जिसमें एक पक्ष अर्थात संपत्ति का स्वामी दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान के बदले संपत्ति के प्रयोग का अधिकार दे देता है। समय समय पर जो किराया उसे मिलता रहता है उस भुगतान के बदले में अपनी संपत्ति को किराए पर लेने का, यानी उसको उपयोग में लेने का अधिकार दे देता है। यह संपत्ति को निश्चित अवधि के लिए किराए पर देना है, और यह क्या होता है, निश्चित अवधि के लिए अपनी संपत्ति किराए पर देना होता है। संपत्ति का स्वामी पट्टाकार कहलाता है, जबकि संपत्ति का उपयोगकर्ता पट्टाधारी कहलाता है। देखिए जो संपत्ति का स्वामी है वो तो क्या कहलाएगा, पट्टाकार कहलाएगा, और जो संपत्ति उपयोग में लेगा वह क्या कहलाएगा, पट्टाधारी कहलाएगा। पट्टाधारी पट्टाकार को संपत्ति के उपयोग के बदले में निश्चित आवधिक राशि का भुगतान करता है। वह निश्चित समय पर उसे निश्चित जो किराया तय हुआ है, जो लीज राशि तय हुई है, उसका भुगतान करता रहता है, जिसे पट्टा किराया कहते हैं। और यह जो राशि होती है इसे पट्टा किराया भी कहा जाता है। लीज की व्यवस्था के नियमन के लिए शर्तें लीज अथवा पट्टा अनुबंध में दी जाती है, और इसके लिए जो भी निर्धारित की गई हैं शर्तें वो लीज अनुबंध या पट्टा अनुबंध में अंकित होती हैं। वित्त फर्म के आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण साधन है। अब देखिए यह वित्त का स्रोत क्यों आवश्यक है। जब भी कोई फर्म आधुनिकीकरण करना चाहती है और अपने कार्य में विविधता लाना चाहती है तो वह क्या करती है, इस प्रकार से वित्त प्राप्त करती है। जैसे कंप्यूटर है, इसकी टेक्नोलॉजी समय समय पर बदलती रहती है। अब कोई फर्म ऐसी वस्तु को नहीं खरीदना चाहेगी जिसकी टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल में बदल जाए, तो वह क्या करती है, पट्टे के अंतर्गत, लीज वित्तीयन के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं को किराए पर ले लेती है और निश्चित समय बाद
वह उन वस्तुओं को वापस स्वामी को लौटा देती है और पुनः नई जो कंप्यूटर होते हैं, नई टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर होते हैं, उनको ले लेते हैं। तो ऐसा व्यावसायिक फर्में करती हैं। इस प्रकार का वित्तीयन ऐसी संपत्तियों के क्रय करने के लिए अधिक प्रचलित है जो तीव्रता से बदलते तकनीकी विकास के कारण शीघ्र अप्रचलित हो जाते हैं। अब यह वित्तीयन किन वस्तुओं के लिए होता है? जो कि तकनीकी विकास के कारण जल्दी से अप्रचलित हो जाते हैं, प्रचलन से बाहर हो जाते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि, ये इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जो कि तकनीक के बदलते ही पुराने हो जाते हैं, फिर नई तकनीक के कंप्यूटर आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ जाते हैं। तो जो व्यावसायिक फर्में होती हैं वो लीज वित्तीयन के माध्यम से ऐसी वस्तुओं को किराए पर लेती हैं और कुछ अवधि के बाद वापस से लौटा देती हैं। गुण देखिए, इसके क्या लाभ हैं, गुण क्या हैं, देखते हैं। पट्टाधारक को कम निवेश कर संपत्ति प्राप्त हो जाती है और जो पट्टाधारक है उसको कुछ राशि किराए पर देनी होती है, यानी उसको उन वस्तुओं को प्रयोग में लेने के बदले कुछ ही निवेश करना होता है। सरल प्रलेखीकरण के माध्यम से संपत्तियों का वित्तीयन आसान हो जाता है और जो लीज अनुबंध होता है, पट्टा अनुबंध होता है, वह एक सरल दस्तावेज होता है, उसमें ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं होती, उसमें निश्चित नियम होते हैं जिनके अंतर्गत वस्तु को उपयोग में लेने के बारे में लिखा होता है, साथ ही किराए की राशि होती है, उसकी अवधि होती है, ज़्यादा उसके अंदर लिखा पढ़ी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सरल प्रलेखीकरण के माध्यम से संपत्तियों का वित्तीयन बड़ा आसान हो जाता है, आसानी से पट्टे पर ली जा सकती हैं। पट्टाधारक द्वारा भुगतान किया गया लीज किराया कर योग्य लाभ की गणना करने के लिए घटाया जाता है और ये भी इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो आप किराया दे रहे हैं उसका कर योग्य आय की गणना करते समय उसे आप घटा सकते हैं। किराए को घटाकर आप अन्य आय पर ही आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना होगा। तो यह भी इसका एक बड़ा फायदा होता है। वित्त लेने पर स्वामित्व अथवा व्यवसाय पर नियंत्रण कम नहीं होता। देखिए, इस प्रकार से आपने जब किसी अन्य की संपत्ति किराए पर ली है और उसका उपयोग कर रहे हैं तो न तो उस वस्तु पर उसके स्वामी का अधिकार कम हो जाता है, न ही आपके व्यवसाय पर उस व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण रहता है। उस वस्तु का मालिक वही रहेगा क्योंकि आप निश्चित समय बाद उसे वापस लौटा देंगे और उस व्यक्ति का जो आपको अपनी वस्तु उपयोग में लेने के लिए दे रहा है उसका आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं होता है क्योंकि वह निश्चित अवधि से पहले अपनी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। लीज समझौते से व्यावसायिक इकाई की ऋण लेने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, इस प्रकार से वित्तीयन प्राप्त करने पर जो व्यावसायिक इकाई है उसका अन्य क्षेत्रों से ऋण लेने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह आसानी से अन्य जगह से ऋण ले सकती हैं क्योंकि लीज वित्तीयन में निश्चित किराया देना है। बाकी आपने न तो कोई संपत्ति गिरवी रखी है, न ही किसी संपत्ति को जमानत पे उसमें रखा जाता है। अगला है, पट्टाकार ही अप्रचलन के जोखिम को वहन करता है। देखिए, जो संपत्ति का स्वामी है वही उसकी संपत्ति के प्रचलन से बाहर हो जाने के जोखिम को वहन करेगा। मान लीजिए कंप्यूटर चलन से बाहर हो गए, उसकी तकनीक बदल गई, पुराने हो गए हैं, तो नए कंप्यूटर किसको लाने पड़ेंगे, स्वामी को लाने पड़ेंगे जो कि पट्टाकार है। पट्टाधारक को इसका जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, वह तो पुराने जो कंप्यूटर हैं वो किसे दे देगा, वापस पट्टाकार को लौटा देगा और हो सकता है वह किसी अन्य से नए तकनीक के कंप्यूटर लेने के लिए अनुबंध कर ले। पट्टाधारक को संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए अधिक अवसर मिल जाते हैं और पट्टाधारक को संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए भी बहुत अधिक अवसर मिल जाते हैं क्योंकि उसकी खुद की कोई भी जो संपत्ति है वह प्रचलन से बाहर नहीं हुई है। इसकी सीमाएं देखते हैं बच्चों, इसकी कुछ कमियां हैं वो भी देख लेते हैं। लीज व्यवस्था संपत्ति के उपयोग पर कई प्रकार की रोक
लगाती है। पट्टा धारक को संपत्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होती। देखिए, संपत्ति किसकी है? पट्टाकार की। ये जो पट्टाकार है ये कई प्रकार के नियंत्रण लगा देता है, यह कई प्रकार के नियंत्रण लगा देता है इसकी संपत्ति उपयोग पर। यानी संपत्ति का उपयोग तो आप करेंगे, लेकिन उस पर नियंत्रण कौन लगा देता है? ये लगा देता है अनुबंध के अंदर। उन अनुबंधों के तहत आप उसकी संपत्ति में न तो संशोधन कर सकते हैं, न ही किसी प्रकार का परिवर्तन करवा सकते हैं बिना उसकी इजाजत लिए हुए। तो इस प्रकार यह इसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। पट्टे का नवीनीकरण न होने पर सामान्य व्यवसाय संचालन प्रभावित हो सकता है, और यदि आपने पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया है तो आपका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जैसे ही अवधि समाप्त होगी पट्टाकार अपनी संपत्ति वापस ले लेगा। यह क्या करेगा? अपनी संपत्ति वापस ले लेगा। ऐसी स्थिति में आप उसकी संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे और आपको तुरंत कंप्यूटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या फिर जो भी उपकरण आपने पट्टे पर लिया है उसकी व्यवस्था आपको अपना व्यवसाय चलाने के लिए करनी पड़ेगी। उपकरण यदि अनुपयोगी है एवं पट्टाधारी लीज अनुबंध को इसकी निर्धारित अवधि से पूर्व ही समाप्त करना चाहता है तो इसके लिए ऊंची राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। मान लीजिए आपने 5 वर्ष के लिए कोई वस्तु लीज पर ली है, पट्टे पर ली है, लेकिन 2 वर्ष बाद ही आपको लगता है कि वह क्या है? अनुपयोगी है। तो आप यदि उसे वापस लौटाते हैं तो आपको ऊंची जो राशि है उसका भुगतान करना होगा। आपको अन्य जो तीसरा, चौथा, 5वां वर्ष था इसका हो सकता है लीज राशि, किराया भी इसको देना पड़े। तो इस प्रकार से यह महंगा स्रोत हो जाता है। पट्टाधारक संपत्ति का कभी भी स्वामी नहीं बन सकता, उसे इसका अवशेष मूल्य भी नहीं मिलता, और साथ ही साथ पट्टाधारी जो होता है वह उस संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता। उसका स्वामी तो कौन रहेगा? इस वस्तु का स्वामी जो रहेगा वो क्या कहलाता है? पट्टाकार कहलाता है, वही इसका स्वामी रहेगा। और पट्टाधारी को उस वस्तु का अवशेष मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है, कोई अवशेष मूल्य उसे नहीं मिलता है। यह अवशेष मूल्य कौन लेगा? पट्टाकार ही लेगा, इसे ही प्राप्त होता है। अगला है सार्वजनिक जमा। देखिए, सार्वजनिक जमा के अंतर्गत जो संगठन होते हैं वो क्या करते हैं? जनता से सीधे ही, जनता से कहते हैं कि भाई आप जनता हमें सीधा धन जमा करा दें, आपका अपना धन किसी में लगा दें? हमारी फर्म में लगा दें। इस प्रकार ये जनता से क्या करते हैं? सीधा धन आमंत्रित करते हैं, जनता से सीधा धन प्राप्त करते हैं। और जनता भी इनके संगठन में धन क्यों लगाती है? क्योंकि इन्हें बैंक ब्याज से ज़्यादा ब्याज मिलता है। बैंक ब्याज दर से ज़्यादा दर पर इसमें क्या मिलता है? इनको अपने धन पर, अपनी जमा पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। यह इनका धन जमा करेगा और इन्हें एक जमा रसीद प्रदान करता है। इस प्रकार जो संगठन है वो जनता से सीधे, किससे? जनता से धन आमंत्रित करते हैं, इसे ही सार्वजनिक जमा कहा जाता है। जब संगठन सीधे जनता से धन जमा करते हैं तो इसे सार्वजनिक जमा कहते हैं। सार्वजनिक जमा पर साधारणतया बैंक जमा पर दिए जाने वाले ब्याज से ऊंचे दर से ब्याज दिया जाता है। बैंक में जो पैसा जमा कराया जाता है उस पर जो ब्याज मिलता है उससे ज़्यादा ब्याज सार्वजनिक जमा पर जमा किए गए धन पर प्राप्त होता है। व्यक्ति किसी संगठन में राशि जमा करना चाहता है तो उसे इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। कोई भी व्यक्ति जो संगठन में राशि जमा कराना चाहता है वह एक फॉर्म भरकर इस राशि को जमा करा सकता है। संगठन इसके बदले में ऋण के प्रमाण स्वरूप जमा प्राप्ति की रसीद देता है और संगठन उसे उसके पैसे जमा कराने के प्रमाण स्वरूप एक जमा रसीद प्रदान करता है, उसे जमा प्राप्ति की रसीद देता है।
सार्वजनिक जमा व्यवसाय की मध्य एवं लघु अवधि दोनों वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उपयोगी है। देखिए, मध्य अवधि और लघु अवधि की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने का यह एक माध्यम है। जमाकर्ताओं को बैंक से अधिक दर से ब्याज मिलता है तो कंपनियों के लिए जमा की लागत बैंकों से ऋण लेने की लागत से कम होती है। देखिए, जनता से सीधा पैसा लेना कंपनियों के लिए बहुत कम खर्चीला होता है, जबकि बैंकों से ऋण लेने पर उन्हें अधिक धन खर्च करना पड़ता है, उसकी लागत अधिक आती है और जनता को भी बैंकों में पैसा जमा कराने की अपेक्षा अधिक ऊंचे ब्याज दर पर ब्याज प्राप्त होता है और उनका धन सुरक्षित भी इन फर्मों में लगा रहता है। कंपनियां साधारणतः 3 वर्ष के लिए सार्वजनिक जमा को आमंत्रित करती है। देखिए, जो ये कंपनियां होती है ये साधारणतः 3 वर्ष तक के लिए, यानी जो मध्य अवधि है उसके लिए इस प्रकार से धन जमा करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है और इस कार्य का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक जमा की स्वीकृति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको इस प्रकार से सार्वजनिक जमा द्वारा धन एकत्रित करने की स्वीकृति का नियमन करता है। देखिए, इसके कुछ लाभ हैं, इसके कुछ गुण हैं, वो भी देख लेते हैं। जमा प्राप्ति की प्रक्रिया सरल है। सीधे संगठन जनता से धन आमंत्रित कर रहा है और इसके लिए ज़्यादा औपचारिकताओं को उसे पूरा नहीं करना पड़ता। प्रक्रिया बड़ी सरल होती है। किसी प्रकार की प्रतिबंधन शर्तें नहीं होती और इस प्रकार धन आमंत्रित करने पर कोई भी प्रतिबंधात्मक शर्तें उस पर लागू नहीं होती। वह बस आरबीआई के द्वारा उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। सार्वजनिक जमा पर किया गया व्यय बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋणों की लागत से कम होता है और सार्वजनिक जमा प्राप्त करने के लिए जो धन खर्च किया जाता है वह बैंकों से व अन्य वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त करने की लागत जो आती है उससे कम लागत पर ही यह कार्य हो जाता है। सार्वजनिक जमा आमतौर पर कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभाव नहीं है। देखिए, सार्वजनिक जमा के माध्यम से धन आमंत्रित करना आपकी परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। न तो आपकी संपत्तियां गिरवी रखनी पड़ती है, न उन्हें सुरक्षित रखना पड़ता है, न इनके लिए कोई जमानत देनी पड़ती है। परिसंपत्तियों को अन्य स्रोतों से ऋण जुटाने के लिए जमानत के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है और जो आपकी परिसंपत्तियां हैं उनको जमानत के तौर पर आप किसी अन्य स्रोत से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। जमाकर्ताओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। देखिए, जो जमा करता है सार्वजनिक जमा के माध्यम से आपकी फर्म में, आपके संगठन में जो पैसा लगा रहे हैं उन्हें कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो न तो समता अंशधारकों के हित प्रभावित होते हैं और न ही इससे संगठन में प्रबंधन का नियंत्रण प्रभावित होता है। इसलिए कंपनी पर नियंत्रण प्रभावित नहीं होता है। सीमाएं, देखिए इसके कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं बच्चों? नई कंपनियों के लिए सार्वजनिक जमा के द्वारा कोष जुटाना कठिन होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति उसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है जिस कंपनी की गुडविल अच्छी हो, जिसकी साख अच्छी हो, और जो पुरानी प्रतिष्ठित कंपनी है उसी में वह क्या करेगा? पैसा लगाएगा। जो नई कंपनी होती है उसमें वह पैसा लगाने से बचना चाहता है। तो इस माध्यम से नई कंपनियों को धन एकत्रित करने में बहुत कठिनाई होती है। वित्त प्रबंधन का विश्वास योग्य स्रोत नहीं है। देखिए, इस प्रकार से वित्त प्राप्त करना प्रबंधन का विश्वास योग्य स्रोत नहीं माना जाता, क्योंकि जब धन की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है, उस समय हो सकता है जनता अपना पैसा जमा ही ना करावे। क्योंकि हो सकता है जब कंपनी को धन की आवश्यकता हो तब जनता सहयोग ही ना करे, जनता उस कंपनी में, उस संगठन में पैसा जमा ही ना कराए। तो यह इसकी
दूसरी सबसे बड़ी कमी है। सार्वजनिक जमा को जुटाना कठिन होता है। देखिए, इस तरीके से धन जुटाना बहुत कठिन होता है जब जमा की जाने वाली राशि की मात्रा अधिक हो, राशि बहुत बड़ी हो। जब जमा की राशि बड़ी मात्रा में हो तब इसे जुटाना बहुत कठिन हो जाता है। सीमित मात्रा में ही धन प्राप्त किया जा सकता है। अगला है वाणिज्यिक पत्र। देखिए, यह अल्प अवधि वित्त का स्रोत होता है और इसके द्वारा 90 दिन से 364 दिन तक के लिए ही वित्त प्राप्त किया जा सकता है। यह अल्प अवधि वित्त का स्रोत है। यह अवधि 90 दिन से 364 दिन तक की हो सकती है। वाणिज्यिक पत्र किसी फर्म द्वारा अल्प अवधि के लिए कोष जुटाने के लिए एक गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र होता है, एक गैर जमानती शपथ पत्र होता है जिसके माध्यम से लघु अवधि का वित्त प्राप्त किया जा सकता है। इस पर किसी भी प्रकार की जमानत फर्म को नहीं देनी होती है। इसे एक फर्म दूसरी फर्म को, बीमा कंपनी को, पेंशन कोष एवं बैंकों को जारी करती है क्योंकि यह पूर्ण असुरक्षित होता है। यह पूर्ण रूप से असुरक्षित होता है, इसलिए एक फर्म दूसरी फर्मों को जारी करती है और बीमा कंपनियों को, पेंशन कोष व बैंकों को जारी करती है। यह पूर्ण असुरक्षित क्यों है? क्योंकि इसके लिए किसी भी परिसंपत्ति को सुरक्षित नहीं रखा जाता जिससे कि इनका भुगतान किया जाएगा। अच्छी साख वाली फर्में ही वाणिज्यिक पत्र को जारी कर सकती हैं। देखिए, जिनकी साख अच्छी होती हैं वे ही इस प्रकार से वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकती हैं। इसका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र में आता है और जो वाणिज्यिक पत्र होते हैं इनका नियमन किसके अंतर्गत आता है? भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्र के अंदर आता है। देखिए बच्चों, जिन कंपनियों की नेटवर्थ 4 करोड़ रुपए से अधिक है वे ही वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकती हैं। आगे देखते हैं इसके लाभ। जो इसके क्या लाभ है? वाणिज्यिक पत्र को बिना किसी जमानत के बेचा जाता है तथा इस पर किसी प्रकार की प्रतिबंधित शर्तें नहीं होती। देखिए, इसे बिना किसी जमानत के बेचा जा सकता है, साथ ही इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित शर्तें नहीं होती, कोई प्रतिबंध नहीं लगे होते हैं। यह एक स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय विलेख होता है, इसलिए इसकी तरलता अधिक होती है और इसका स्थानांतरण करना बहुत सरल होता है। जिसके पास यह विलेख होता है वही वाणिज्यिक पत्र का धारक होता है। अन्य स्रोतों की तुलना में इससे अधिक कोष जुटाए जा सकते हैं। वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाली फर्म के लिए इसकी लागत वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने पर आने वाली लागत से कम होती है। वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से जब कोई व्यावसायिक संगठन वित्त एकत्र करता है तो उसे वित्तीय जो संस्थाएं होती है, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनसे वित्त प्राप्त करने पर आने वाली लागत से कम लागत को वहन करना होता है। कंपनियां अपने अतिरिक्त कोष को वाणिज्यिक पत्र में लगाकर अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सकती हैं। कई कंपनियां ऐसी भी है जो कि वाणिज्यिक पत्रों में अपने कोष को लगाकर अच्छा प्रतिफल प्राप्त करती हैं। वाणिज्यिक पत्र से कोषों की प्राप्ति अबाध गति से प्राप्त होती है क्योंकि इसके भुगतान को जारीकर्ता फर्म की आवश्यकता अनुसार ढाला जा सकता है। देखिए, इसके भुगतान को जारीकर्ता फर्म अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर लेती है, तो इस कोष की जो प्राप्ति होती है वह अबाध गति से चलती रहती है। इसके अतिरिक्त परिपक्व हो रहे वाणिज्यिक पत्र का भुगतान नए वाणिज्यिक पत्र जारी करके किया जा सकता है और जो वाणिज्यिक पत्र जिनका भुगतान करना है, अब इनके भुगतान करने के पास अभी धन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नए वाणिज्यिक पत्र बेचकर इनका भुगतान क्या है, कोई भी संगठन कर सकता है जिसकी साख अच्छी हो। इसकी कुछ सीमाएं हैं।
वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से केवल अच्छी वित्तीय स्थिति व उच्च कोटि वाली फर्में ही धन जुटा सकती है। देखिए, इस माध्यम से केवल अच्छी वित्तीय स्थिति जिन संगठनों की है वो ही वित्त जुटा सकती हैं, साथ ही उच्च कोटि वाली फर्में ही धन प्राप्त कर पाती हैं। जो नई फर्में होती है, इस माध्यम से धन एकत्र करना उनके लिए कठिन होता है। वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से जो राशि जुटाई जा सकती है वह किसी भी एक समय पर आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध अतिरिक्त रोकड़ तक सीमित होती है। और आप कितना धन प्राप्त कर सकते हैं यह आपके जो आपूर्तिकर्ता हैं, जो कि आपके वाणिज्यिक पत्र खरीदेंगे, उनके पास उपलब्ध रोकड़ पर निर्भर करता है कि भाई आपके वाणिज्यिक पत्र खरीदने के लिए उनके पास कितना रोकड़ उपलब्ध है। वह निर्भर करता है कि आपके वाणिज्यिक पत्र वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आप कितना वित्त इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वाणिज्यिक पत्र वित्तीयन का एक अव्यक्तिगत साधन होता है। यदि फर्म वित्तीय कठिनाइयों के कारण वाणिज्यिक पत्र का शोधन नहीं कर पाती तो वाणिज्यिक पत्र की भुगतान तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि किसी फर्म में वित्तीय कठिनाई है, वित्तीय अव्यवस्था के कारण वह इनका भुगतान नहीं कर पाती समय पर, तो इनकी निर्धारित तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इनका भुगतान आपको करना ही होता है। तो बच्चों, आज हमने व्यावसायिक वित्त के कुछ स्रोतों पर चर्चा की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।